हेलो एवरीबॉडी, आई एम कीर्ति मोरवार और स्वागत है आप सभी का केसीसी क्लासेस में। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी और इसी के साथ साथ पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर आपने बहुत अच्छे से ज़रूर देखा होगा, यानी प्लानिंग चैप्टर का पार्ट 1। और यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो में ज़रूर ऐड कर दूँगी, तो प्लीज़ वॉच इट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी के साथ साथ हम कंटिन्यू करेंगे प्लानिंग चैप्टर को ही, और बात आती है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, यानी व्हाट आर बेसिकली हर एक ऑर्गेनाइजेशन हो या कुछ भी हम करते हैं, प्लानिंग के फंक्शंस पढ़ रहे हैं या मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़ रहे हैं, तो हमेशा इम्पॉर्टेंस एडवांटेजेस के साथ साथ कहीं ना कहीं उसके लिमिटेशंस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। यदि सबसे पहली बात करें सो इट लीड्स टू रिजिडिटी, यानी जब हम प्लान्स बनाते हैं सो दे आर नॉट फ्लेक्सिबल। क्यों नहीं है फ्लेक्सिबल ये? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस में हमेशा हमको हमारे प्लान्स को जो है वो चेंज नहीं कर सकते। वंस यू मेक द प्लान्स यू कैन नॉट चेंज इट विद द सर्कमस्टांसेस। जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस चेंज होते जाते हैं वैसे वैसे प्लान्स को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो एक ही प्लान बैठ कर बनाते हैं विद प्रॉपर टाइम कॉस्ट लगाते हैं उसको डेटा कलेक्ट करने में। सो इट इज़ नॉट वेरी फ्लेक्सिबल, है ना। उसको हम सर्कमस्टांसेस के साथ कोप अप नहीं कर सकते, इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता, तो दे आर लीड्स टू रिजिडिटी। दैट कम्स द नेक्स्ट, दैट इज इट मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। यही बात हो रही है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए फैशन गुड्स में कोई चेंज आ रहा है, तो क्या प्लान को चेंज करना इतना आसान होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि डायनेमिक इन्वायरमेंट में प्लान्स जो हैं वो अडेप्ट नहीं कर सकते, इतनी आसानी से हम चेंज नहीं कर सकते। उसी में दे हैव टू कंटिन्यू विथ इट सेल्फ, है ना। इट इज़ नॉट सो ईजी, इसीलिए तो वो रिजिड है, मीन्स दे मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। देन कम्स प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में जब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे, देर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। लेकिन हमने एक चीज़ उनके फंक्शंस में पढ़ी थी कि जो प्लानिंग का काम है वो सिर्फ टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं उनके हैंड्स में होता है, यानी कि अदर लेवल्स ऑफ मैनेजर्स जो है उनको तो इम्प्लीमेंटेशंस का ही सिर्फ काम दिया जाता है। दे आर नॉट गिवन द टाइम टू मेक द प्लान्स और टू गिव डिसीजंस। यानी क्या हम कह सकते हैं क्या कि सभी इंडिविजुअल्स को इनिशिएटिव नहीं दिया जाता, मैनेजर्स को हर एक लेवल पर इनिशिएटिव नहीं दिया जाता, जिससे कि क्या होता है, सारे डिसीजंस कौन लेते हैं प्लान्स बनाने के? टॉप लेवल मैनेजमेंट। उससे क्या होती है, क्रिएटिविटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है ना, क्योंकि अदर्स को जो है वो इनिशिएटिव डिसीजन लेने के लिए मोटिवेट नहीं किया जाता, है ना, पार्ट नहीं लेने देते उन्हें पार्टिसिपेशन में। देन कम्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। इट इन्वॉल्व्स अ ह्यूज कॉस्ट डेटा कलेक्शन में, है ना। स्मॉल एक्सपेंसेस लगते हैं, जैसे कोई बोर्ड ऑफ मीटिंग्स बिठवा रहे हैं या है ना किसी भी तरह के कॉन्फ्रेंसेस या सेमिनार हेल्ड हो रहा है प्लानिंग को लेकर, या किसी भी शॉर्ट तरह की मीटिंग है। सो द स्मॉल पेटी एक्सपेंसेस जो उसमें लगते हैं, है ना, जो डॉक्यूमेंटेशंस में जो अमाउंट लगता है उसको जो प्लानिंग में इन्वॉल्व किया जाए, तो थोड़ा थोड़ा करके भी a huge cost it involves. And then it is a time consuming process. Obviously it is not a process of doing, it is a process of thinking, जिसमें क्या है, इम्प्लीमेंटेशन करने का टाइम ही नहीं मिल पाता। कितनी बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि प्लान्स जो है वो इतना लंबा समय लग जाता है उन्हें बनाने में, हमको डिसीजन लेने में इतना टाइम लग जाता है कि इम्प्लीमेंटेशन का बहुत रेयर या लीस्ट टाइम बचता है। एंड लास्ट एज ऑब्वियस सी बात है कि ज़रूरी नहीं है हमेशा जो है वो प्लानिंग गारंटी की सक्सेस ले, मींस प्लानिंग डज नॉट गारंटी फॉर सक्सेस। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने पिछली बार जो प्लान यूज़ किया था सेम प्लान यदि आप फिर से यूज़ करते हैं तो वही रिजल्ट दे। it may give a changed results because circumstances, situation and market may not be same. That's why it may not or it does not guarantee for success. So basically we have done 6 limitations and we will continue with the next topic now. And very very important for the examination point of view, means I can give you a possibility of 99.9% कि हमेशा प्रोसेस आता ही है प्लानिंग का। सो आई रिक्वेस्ट यू इसे बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। हम बिल्कुल ट्रिक से पढ़ेंगे और लॉजिकली पढ़ेंगे, ताकि हमको इसे रटना नहीं पड़े, है ना। रोटन वाली लर्निंग नहीं करनी है। सबसे पहले करते हैं, रोट लर्निंग नहीं करनी है, और सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स।
सबसे पहला प्रोसेस होता है, हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, फॉर्मुलेटिंग एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स। और उसी के साथ साथ हम प्लानिंग के अंदर वही पढ़ रहे हैं कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, इट कुड मीन एन इंक्रीज इन सेल्स बाय 20%, है ना। हम एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि साल के एंड में, एट द एंड ऑफ द ईयर, हमको कहाँ हमारा टारगेट लेकर जाना है, यानी बाय 20% जो है हमको हमारी सेल्स को इंक्रीज करना है। ठीक है, यही आपका टारगेट है, आपने प्लान किया इस चीज़ को लेकर। अब आप क्या करेंगे, आप अजम्पशंस लगाएंगे कि अगर मैं 20% मुझे सेल्स बढ़ानी है तो मुझे किस तरीके से लोगों को, है ना, गैदर करना होगा, किस तरीके से मुझे उनके लिए मार्केटिंग की अच्छी स्ट्रेटेजी यूज़ करनी पड़ेगी। यानी डेवलपिंग प्रीमाइसेस जो सेकंड पॉइंट है प्रोसेस का, इट इज़ द सेकंड स्टेप ऑफ द प्रोसेस। और वो ये कहती है कि हम अजम्पशंस लगाते हैं फ्यूचर को लेकर कि जब हम ये चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या क्या सर्कमस्टेंसेस से हमको, क्या क्या सिचुएशन से हमको फ्यूचर में डील करना पड़ सकता है। दैट आर द बेसिक अजम्पशन जिस पर पूरा प्लान बेस बन के चलता है कि ये अजम्पशंस जो है इसी के बेसिस पर हम आगे डिसीजंस लेने जा रहे हैं। अब आपने अज्यूम कर लिया तो नेक्स्ट क्या होगा, यू विल आइडेंटिफाई द वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब आप देखेंगे कि बेस्ट आइडेंटिफिकेशन या बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है ना। देयर आर वेरी डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन जिसमें बहुत सारे प्लान्स हो सकते हैं। फिर आप उसका इवैल्यूएशन करेंगे। इवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है कि जब आपके पास बहुत सारे प्लान्स होते हैं, वैसा हमने डिसाइड किया था ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, जब हमको डिसीजन लेना होता है और मोर देन वन ऑल्टरनेटिव होता है, मोर देन वन डिसीजन लेना होता है, तो मोर देन वन ऑप्शंस के साथ हमको एक ही डिसीजन लेना होता है। तब क्या करना होगा मैम, हम वो चीज़ प्रेफर करेंगे जिसमें कम से कम नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो। पॉजिटिव जो है वो प्लान को पॉजिटिवली लेकर जा सकता हो मैक्सिममली, उसको कहते हैं इवैल्यूएशन। यानी एनालाइज करना पॉजिटिव वाला, सबसे अच्छा प्लान कौन सा है जिसमें पॉजिटिव ज़्यादा निकल रहे हैं, है ना। तो वो बेस्ट प्लान हम चूज़ करेंगे, यानी सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। और फिर लास्ट में हम इम्प्लीमेंट कर देंगे एंड द फॉलो अप एक्शन। ठीक है, और फिर हम मॉनिटर करेंगे इम्प्लीमेंट करने के बाद कि हमने इतना जो सोचा था क्या रियल में हम इतना ही अच्छा कर पा रहे हैं, है ना। मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जैसे क्लास में भी मॉनिटर्स होते हैं ना, उसी अकॉर्डिंग हम इसको रीचेक करते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा सा तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से पूरे प्रोसेस को याद कर सकते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और फिर अजम्पशंस लगा लेते हैं हम कि क्या फ्यूचर में हो सकता है। फिर आता है आइडेंटिफिकेशन, इवैल्यूएशन, सिलेक्शन, implementation and follow up, है ना। identifying alternative courses of action, evaluating alternative courses of action, selecting alternative courses of action and implementing the plan। सब में alternative courses of action पीछे ऐड कर देना। and the four words developing, identification, evaluation, selecting and implementing, ये वर्ड्स आपको याद रखना है एंड इट इज़ ईजी टू गो। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से प्रोसेस समझ में आया होगा। एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम करने वाले हैं वो है अब टाइप्स ऑफ प्लान्स। ओके, प्लान कितने तरह के हो सकते हैं। सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ प्लान, स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज़ प्लान। अगर हम स्टैंडिंग प्लान की बात करें तो स्टैंडिंग प्लान्स के अंदर आते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, फर्म के ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी जिसे हम कहते हैं रणनीति, हिंदी में यदि इसको नाम सुना होगा आपने, इसे रणनीति कहा जाता है स्ट्रेटजी को, है ना। जो मैदान में जब उतरते हैं, यदि आपको याद हो तो ये शब्द आपने सुना होगा, है ना। फिर क्या है, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स एंड मेथड, ये सारे हैं स्टैंडिंग प्लान। और सिंगल यूज़ प्लान, सिंगल यूज़ प्लान एक इंसान की शादी की तरह होता है जिसे वो सिर्फ एक ही बार यूज़ में ले सकता है। प्लान को एक ही बार यूज़ में ले सकता है, शादी भी एक ही बार कर सकते हैं। तो बस वही चीज़ इसे याद रखिएगा कि सिंगल यूज़ प्लान जो है वो हमेशा कैसे यूज़ किया जाता है, वो वन टाइम यूज़ के लिए होता है। और स्टैंडिंग प्लान जो होता है वो आप अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं उस प्लान को, और उसको आप यूज़ में लेने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक एक करके सभी प्लान्स को हम कंटिन्यू करेंगे एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द फर्स्ट प्लान, ऑब्जेक्टिव्स। देखिए ब्रैकेट में मैंने सभी का शॉर्ट ट्रिक लिख रखी है। यदि केस स्टडीज़ आती है आपके एग्जाम में तो इस ट्रिक से जो नियरेस्ट में जो ब्रैकेट में वर्ड लिखा है, ये वर्ड देखते ही आपको पता लगा लेना है कि कौन सा टाइप ऑफ प्लान है। बिकॉज टाइप्स ऑफ प्लान्स पे अगर आ सकती है तो केस स्टडी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। ओके, चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होता है।
यदि हम ऑब्जेक्टिव की बात करें जाए तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैम हमको कोई गोल अचीव करना है, उसी को ऑब्जेक्टिव कहते हैं ना। यानी 10% सेल्स बढ़ानी है साल के एंड तक, मैम ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। यानी क्या हम कह सकते हैं क्या कि एक एंड रिजल्ट जिस पे आकर हमको पहुंचना है ना। तो ऑब्जेक्टिव एक ऐसी चीज़ है जो एक एंड टारगेट पर हमको पहुंचना है, हमारे ऑपरेशंस जिससे वो हम लाकर अचीव कर सके। यानी ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड रिजल्ट, और एंड में लगा देंगे टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशंस गोल, है ना। मैनेजमेंट को अपने काम से जो अचीव करना है वही वो रिजल्ट है जिसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। अब आपने एक कीवर्ड याद रखा, एंड रिजल्ट, और पूरी डेफिनेशन बन गई। जैसे एंड रिजल्ट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन सीक्स टू अचीव इज नोन एज ऑब्जेक्टिव, है ना। चलिए सेकंड देखते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। जैसा कि मैंने बताया स्ट्रैटेजी मतलब रणनीति, और जब रणनीति की बात होती है, यदि पहले के ज़माने के राजाओं उससे सुना होगा आपने, और जब रणनीति की बात होती है तो रणनीति का मतलब ही होता है एक बड़ा सा प्लान होता है ना, बड़ी स्ट्रैटेजी होती है जो, यानी इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान क्यों बनाया जाता है, ताकि मैम हम हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो अकम्प्लिश कर सकें, है ना, गोल अचीव कर सकें। अब इसके 3 डायमेंशंस है। स्ट्रैटेजी कौन कौन से 3 डायमेंशंस है, रणनीति बनाई ही जाती है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए, कोई बड़ा सा मैदान में कोई बड़ी जीत हासिल करने के लिए, ऑब्वियस ही बात है ना। किसी पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए, कोई पर्टिकुलर वर्क है, ऑपरेशन है, उसी चीज़ के लिए हम बनाते हैं, है ना। या फिर एलोकेटिंग द रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। यदि हम इसको भारतीय लैंग्वेज में, है ना, हम हमारे पुराने राजाओं की लैंग्वेज में देखें तो एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, और हमारा मेन काम क्या है कि कहीं हमारा किला ना, हमारा जो किला होता है ना, जो पहले के ज़माने में फोर्ट कहते हैं जिसे, है ना, तो उस पर उसकी ये लोग है ना उसे हासिल ना कर ले उस पर, और एलोकेटिंग रिसोर्सेज सभी सिपाहियों को लगा दिया। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी रणनीति है जिसमें हम क्या करते हैं, किस तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बचाना है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, दैट इज स्ट्रेटेजी। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा आप सभी को। नेक्स्ट कम्स पॉलिसी। यदि हम पॉलिसी की बात करते हैं तो ये किसी भी तरह रूल्स की तरह हार्ड नहीं होते। जैसे मैं कोई रूल बना दूँ स्कूल के अंदर, जैसे हम माने स्कूल के अंदर रूल है कि यू आर नॉट अलाउड टू वियर एनी काइंड ऑफ अदर ड्रेसेस अदर देन योर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म के अलावा आप अपनी अदर कलरफुल ड्रेसेस नहीं पहन सकते मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे तक, है ना। ऐसा पर्टिकुलर डे के अंदर है। लेकिन यदि मैं कहूँ क्लास के अंदर जो है ये स्कूल की पॉलिसी है कि क्लास के अंदर हमेशा डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। अब इसे क्या आप तोड़ देंगे या किसी, यानी एक जनरल स्टेटमेंट है जो सभी को कहा जाता है ना, कि maintain a discipline in the class. I hope you are understanding what I mean to say between two differences. Okay, so policy एक फ्लेक्सिबल होती है जो थिंकिंग को गाइड करती है, और क्या कहता है, एक जनरल स्टेटमेंट होता है ना, ये किसी भी तरह का रिजिड नहीं होता कि आपको करना ही है। ओके, सो दीज आर द जनरल स्टेटमेंट। और रूल्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट रूल्स की हम बात करें, सो दीज आर द स्पेसिफिक स्टेटमेंट। ओके, ये बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होते। यदि ऑर्गेनाइजेशन में रूल बना दिया कि गर्ल्स हैव टू नॉट अलाउड विद द पोनी टेल्स, दे हैव टू प्रॉपरली नॉट देयर बोथ द चोटियाँ या जो भी हम कहते हैं उसे, तो आपको इसको क्या कहा जाएगा, ये प्रॉपरली आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, एक रूल बन जाएगा। फिर आता है प्रोसीजर। नाम ही पता होगा आपको, नाम से ही पता चल जाता है मैम। प्रोसीजर जो होता है वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, किसी काम करने का एक प्रोसेस, है ना। कोई प्रोसेस होता है काम करने का तो उसको प्रोसीजर कहा जाता है ना। जैसे सबसे पहले अगर मदर उठते हैं आपके तो वो पहले झाड़ू लगाएंगे फिर वो पोछा लगाएंगे। किसी को देखा है पहले मॉप यूज़ कर रहे हैं और फिर या ब्रूमिंग कर रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो बेसिकली प्रोसीजर एक ऐसी चीज़ है जो रूटीन स्टेप्स को सीक्वेंस में करना, किसी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब हम अचीव करते हैं किसी एक्टिविटीज़ को, सो उसे क्या कहा जाता है, प्रोसीजर। नेक्स्ट कम्स इज मेथड। मेथड का मतलब क्या होता है, काम को करने का एक बेस्ट तरीका अपनाना। ओके, यानी अगर मैं कहूँ कि हाई लेवल मैनेजमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स सेमिनार्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड, वेयर एज फॉर सुपरवाइजरी लेवल
जॉब ट्रेनिंग मेथड्स एंड वर्क ओरिएंटेड मेथड्स आर एप्रोप्रिएट। यदि हायर लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो उनके लिए क्या है, सेमिनार्स, लेक्चर्स, प्रोग्राम्स वगैरह अच्छी चीज़ होती है। ओके, उसी तरह सुपरवाइजरी लेवल पर अगर आप, है ना, लोएस्ट लेवल पर अगर आप सेमिनार रखोगे, क्या वो वर्कआउट करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे जॉब ट्रेनिंग मेथड्स उनके वर्क से रिलेटेड उनको, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन किस जगह आप कौन सा बेस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं काम का, that will be the prescribed way. ओके, इट इज़ कॉल्ड द प्रिस्क्राइब्ड वे। जैसे हमने टेलर के प्रिंसिपल्स में भी पढ़ा था, उन्होंने भी कहा था देयर शुड बी वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क। काम को करने का एक बेस्ट तरीका होना चाहिए, इसी को कहते हैं मेथड। एंड लास्ट टू आर सिंगल यूज प्लान, जो कि किसी प्रोजेक्ट में, फॉर एग्जाम्पल आप मॉल बनवा रहे हैं, अब हम मॉल बनवा रहे हैं तो उसके लिए क्या यूज़ करना होगा मैम? मॉल के लिए हमको हमारा एक टारगेट भी सेट करना होता है, मॉल के लिए हमको मेथड चाहिए, प्रोसीजर चाहिए, रूल्स चाहिए, वो सभी चाहिए जो स्टैंडिंग प्लान के अंदर आते हो। ठीक है, तो उसे क्या कह सकते हैं? उसे कहते हैं प्रोग्राम। यानी प्रोग्राम एक ऐसी चीज़ है, यदि हम किसी प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, किसी फिजिकल रिसोर्सेज, नॉन ह्यूमन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, सभी को जब हम साथ लेकर चलते हैं और अचीव करते हैं सिंगल टाइम। अब मॉल बन गया तो आपके सभी जो सिंगल आपका जो पूरा प्लान था वो वर्कआउट हो गया, सारा काम हो गया, सारे ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, रूल, प्रोसीजर, स्ट्रेटेजी और मेथड, सभी चीज़ों का इस्तेमाल हो गया और वो प्रोजेक्ट वहीं ख़त्म हो जाता है, वहीं शट डाउन हो जाता है। सो दिस इज सिंगल यूज़ प्लान। ओके, एक ही बार जो यूज़ में आता है। फिर आप कहीं और प्रोजेक्ट लेंगे बट वहाँ पर रूल्स कुछ और होंगे, प्रोसीजर कुछ और होंगे, मेथड कुछ होगा। ऐसा तो नहीं है जो पिछले में आपने यूज़ किया था वही एग्जैक्टली वही यूज़ करें, नहीं। ओके, सो देयर आर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, मेथड्स, लेकिन प्रोग्राम एक ऐसी चीज़ है, जब हम सभी स्टैंडिंग प्लान्स को मिला दिए हैं तो वो बन जाता है प्रोग्राम, और प्रोग्राम इज अ सिंगल यूज प्लान। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट कम्स इज बजट। बजट एक ऐसा न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है जो कि हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, ये न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो क्वांटिफाई करता है फ्यूचर में हमको कितना खर्चा करना है, कितना सामान बेचना है, कितना खरीदना है। और एक साल जो आपने बना लिया, ज़रूरी नहीं है एग्जैक्टली वही बजट आप नेक्स्ट ईयर भी यूज़ कर सकें। So basically these are for the single time use only, and others we have discussed are standing plans, we can use them again and again. I hope ये आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा लेक्चर। If you have any kind of doubts regarding this chapter, you can comment below. I am always there for you children. And another thing, don't forget to subscribe the channel and press the bell icon. तब तक के लिए see ya, bye bye and take care. And you want more videos like this, please do comment below. See ya, bye bye.